नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर किसान की लाइव और मैं हूं अंकित शर्मा। जैसा कि आपको लाइव के शीर्षक से ही पता चल गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं प्याज की। जी हाँ, प्याज के उत्पादन में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। जानकार बताते हैं कि लगभग 25% जो प्याज का प्रोडक्शन होता है वो कहीं न कहीं 25% जो योगदान है वो भारत का उसमें है। लेकिन बीते दिनों से लगातार जो प्याज के निर्यातक हैं, जो प्याज उगाने वाले किसान हैं, उनकी जो माली हालत है वो दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। इसको लेकर सरकार भी कहीं न कहीं चेत नहीं रही है। आज इसी पूरी चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ एक प्याज के किसान मौजूद होने वाले हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इस किसान के बारे में बता दूँ, इनका नाम है सत्यवान जी और ये प्रगतिशील किसान हैं। काफ़ी नई-नई जो तकनीक होती है खेती किसानी में इसका प्रयोग करते हैं। दिल्ली यानी देश की राजधानी दिल्ली में ही खेती करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वहाँ पर खेती करना कितना परेशानी का सबब बन सकता है। तो इस बातचीत में आगे बढ़ेंगे और सत्यवान जी से जानेंगे कि कैसे वो अपनी इस खेती को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, एक तरफ है इनकी प्याज का ढेर और किस तरीके से जो इनका प्याज है इनके खेतों से ही बिक जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं इसकी गुणवत्ता जो है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इन्हें कहीं मंडी या बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जो इनके कस्टमर्स हैं, इनके साथ में जुड़े हुए परिवार हैं, वो इनके खेत से ही ले जाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सत्यवान जी आपका। एक बार अपना परिचय दें। मैं सत्यवान, गांव दरियापुर कलां, दिल्ली से। और हम प्याज लगातार 15 साल से लगाते हैं। और प्याज की खेती करने के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि किसान ने जो ना उगाना नहीं, बेचना भी सीखना पड़ेगा। तभी किसान का भला हो सकता है। कस्सी उठाने से नहीं, तराजू उठाने से किसान बचेगा। जी, तो लगभग कितने एकड़ में आप खेती कर रहे हैं प्याज की? मैं कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं लगातार 15 वर्षों से किया है। और हम जो है इसमें पहले जैसे प्याज के साथ में गन्ना भी लगा लेते हैं। और इसके साथ में सह फसल, जैसे हमने पहले चारे की एक फसल ली थी धान कटाई के बाद में, जी। और उसी में फिर हमने प्याज लगाया है। और प्याज की एक नई मेरे पास, हमने 4-5 साल के 8-8 साल हो गए शायद, एक अलग से वैरायटी है। उसका खाने का स्वाद अलग से है, जो लोग पसंद करते हैं। और मार्केट रेट से भी मैं उसको महंगा भी बेचता हूँ। तब भी उसको जो है मेरे ग्राहक इतने बढ़ चुके हैं कि उसको लेके जाते हैं। उसका सलाद में स्वाद ही अलग है। क्या लगता है प्याज की जो हालात है, प्याज मतलब एक ज़माना था कि अटल जी की सरकार तक हिल गई थी इसी प्याज के कारण, और आज जो प्याज के किसान हैं उनकी हालत क्या लगती है? क्योंकि जानकार बताते हैं कि इसका रकबा जो है दिन पे दिन कम होता जा रहा है। आपने खुद बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमको ऑफ कैमरा कि आपके आस-पास के गाँव के जो किसान थे वो काफ़ी बड़ी पैमाने पर प्याज की खेती करते थे। लेकिन आज की हालत क्या है? इसको आप कैसे देखते हैं? और सरकार अगर नहीं चाहती, सरकार की नीति अगर नहीं चाहती तो देश में क्या हाल होने वाला है? देखिए अंकित जी, किसान 2 साल से प्याज के जितने भी किसान थे वो लगभग खेती छोड़ के निकल चुके हैं। मेरे गांव में 10 किसान लगाते थे, आज मैं अकेला बचा हूँ। और वो भी इसलिए बचा हूँ कि मेरी मार्केट सीधी है। अगर किसान जो है 2 साल से, अब 1 साल से तो प्रतिबंध है। अब प्रतिबंध तो सरकार ने हटा दिया प्याज से, लेकिन 40% ड्यूटी लगा दी तो कौन बाहर भेजेगा। तो जब किसान का प्याज रोड पर किसान बगा के बिकता नहीं, 5 रुपए किलो बिकता है, तब तो कोई सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर प्याज 25-30 रुपए किलो हो जाता है तो हौला मच जाता है। तो मेरा ये मानना है, किसान की जब मंदा होता है उस टाइम भी किसान के साथ सरकार खड़ी हो, तेजी में भी उस पर कंट्रोल रखे, तो तभी किसान का भी भला होगा और खाने वाले का भी भला होगा। जी। अ, और अगर बात की जाए इसमें रोग लगने की, इसकी लेबर कॉस्ट की, क्योंकि जो भी हम खेती किसानी करते हैं, अक्सर किसान के सामने समस्या आती है कि या तो उसको मैन पावर नहीं मिलती, उसमें रोग लग जाता है। तो प्याज में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? इसके अलावा रेट ना मिलने के अलावा और क्या-क्या दिक्कतें आती हैं प्याज में? लेबर की बड़ी समस्या है, क्योंकि प्याज में लगभग खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें अब जैसे लगाई है, हाथ से लगाते हैं तो 15 से 16 हज़ार रुपये 1 एकड़ का खर्चा है। फिर उसमें नड़ाई गुड़ाई है, फिर उसमें जैसे उखाड़ना है, और उसमें और भी कर, जैसे हम 2 एकड़ में ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उसमें तो हमने जैसे अपने गोबर गैस प्लांट है मेरे पास, जीवामृत है, घनजीवामृत है, और भी हम उसमें वो डालते हैं, गोबर का खाद भी डाल देते हैं। तो लेकिन जो हम केमिकल से भी कर रहे हैं, उसमें तो हमने पेंडा लगा दी और खरपतवार जो है कंट्रोल होगी। लेकिन जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं उसमें 3 नड़ाई होती है, और 3 नड़ाई में एक नड़ाई 10,000 रुपए की है। लेबर बड़ी महंगी है, मिल भी नहीं रही। महंगी तो चलो देख लें, लेकिन उसके साथ साथ मिल भी नहीं रही। तो मिलने की बड़ी समस्या है। लेबर
जो है आज के दिन में जहाँ लेबर है वही परेशानी है, जहाँ पर मशीनरी है वहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो लेबर की वजह से 1 लाख रुपए का लगभग खर्चा प्याज के 1 एकड़ में हो जाता है, और 2 साल से प्याज का किसान बिल्कुल जो है ये समझो कि उसका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, और पीछे प्याज में कई बार लॉसिंग हो जाती है, कोई सड़न आ गई या कोई बेमौसम बारिश से, तो किसान तो एक बार उठने की हालत में नहीं रहता, एक बार झटका लग जाता है। अब की बार मेरा ये मानना है कि प्याज के अच्छे रेट रहेंगे अगर सरकार थोड़ा है इस पे ड्यूटी को 40% की बजाय कम करती है, तो किसान का शायद प्याज जो है महंगा बिक जाए, मेरी ऐसी आशा है। जी। अनियन एक्सपोर्ट को लेकर प्याज निर्यात की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो प्याज है आपके फार्म से ही चला जाता है या अन्य उत्पाद जो जैविक तरीके से उगा रहे हैं, तो क्या आपने कभी प्रयास किया कि अपना आपका जो प्याज है जो आप बता रहे हैं 10 वर्षों से करीब लगा एक ही वैरायटी आप कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट करने का प्रयास किया कभी आपने? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा जो ग्राहक है ना, एक बार एक, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ग्राहक की आप संतुष्टि करोगे तो 10 ग्राहक वही बना के देगा। जैसे मैंने एक ग्राहक को अपना प्याज दिया, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उसका खाने का स्वाद, शाइनिंग, चमक एक अलग से है, और फिर उसने अपने रिश्तेदार को दिया, अपने किसी यार दोस्त को दिया, तो वो भी मेरे ग्राहक बन गए। अब मैं कुछ बढ़ा के भी लगा रहा हूँ, फिर भी मैं पूर्ति नहीं कर पा रहा उस प्याज की। और इसी तरह गेहूं है हमारा, जैसे गेहूं मैंने 306 लगाया था, बंसी लगाया था, 5500 रुपये क्विंटल के हिसाब से मैं पूर्ति नहीं कर पाया। कई तो नाराज हो गए, भाई मैंने जो कम से कम 2 क्विंटल तक कर दो, हमने उसको 1 क्विंटल दिया। तो इसी तरह जो है, लेकिन हम उसको ज्यादा नहीं कर पाते। मेरे से कई कहते हैं आप 2 एकड़ में क्यों उगाते हो, आपके पास इतना ग्राहक है तो आप 4 एकड़ में क्यों नहीं करते। जी। लेकिन समस्या है उसमें, लेबर की समस्या है। लेबर कहाँ से लेके आएंगे, जहाँ केमिकल है, जहाँ वो है, वहां तो लेबर की जरूरत नहीं, पेंडा मैथिलीन आपने लगा दी तो आपकी खरपतवार कंट्रोल होगी। लेकिन जहाँ आप ऑर्गेनिक में है वहां पेंडा नहीं लगा रहे, तो उसकी कम से कम भी 3 लड़ाई गुड़ाई करनी पड़ती है, और एक लड़ाई गुड़ाई कम से कम 8 से 10 हजार रुपए की है। तो इसको जीरो बजट ना कह के लो बजट तो कह सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चा बहुत है फिर भी लेबर का। जी। योजनाओं की बात करें, अगर बात करें सरकार की, कृषि विज्ञान केंद्र की या फिर आसपास के जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं, वो किस तरीके की मदद पहुंचाते हैं आसपास के किसानों को जो आपकी तरह प्रगतिशील किसान हैं? देखिए, दिल्ली के किसान की अलग है समस्या और स्टेटों से, क्योंकि दिल्ली के किसान को ना तो किसान का दर्जा है। ट्रैक्टर मैं अब नया लेके आया हूँ, पड़ोसी राज्य में मैंने उस ट्रैक्टर का अपने रिश्तेदार के यहाँ उसके नाम करवाया है। दिल्ली के किसान के नाम ट्रैक्टर नहीं होते, अगर करवाता है तो कमर्शियल में जाता है, उसका हर साल रोड टैक्स भरना है, उसकी जो है खर्चे बहुत हो जाते हैं। तो एक दिल्ली ऐसी स्टेट है जिसमें ट्रैक्टर उसके नाम नहीं होते। दूसरी बात, दिल्ली में किसान का दर्जा होने के कारण जो भी भारत सरकार से मिलने वाली सब्सिडी है, सुविधा है, वो दिल्ली के किसान उससे वंचित है। तीसरी बात है, यहाँ ट्यूबवेल के कनेक्शन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इक्का दुक्का उसमें कंडीशन इतनी डाल देते हैं। तीसरा, 7 साल से यहाँ म्यूटेशन और विरासत बंद पड़ी है दिल्ली की। दिल्ली का अगर किसी ने रजिस्ट्री तो खुली है, लेकिन विरासत नहीं कर रहे, उसकी म्यूटेशन नहीं कर रहे, नाम चेंज नहीं हो रहा। किसी का पिताजी गुजर गया तो 7 साल से उसी के नाम जमीन है। जो 2 हजार रुपये जो मिलते हैं, मतलब जो हर किसान को 6 महीने में प्रधानमंत्री योजना के तहत सम्मान निधि, वो भी नहीं मिल पाते उनको, क्यों, उनके नाम जमीन नहीं है। तो ये कई तरह की समस्याएं हैं। दिल्ली के किसान को जो है, जैसे फसल बीमा योजना है, उससे वंचित है। और यहाँ पर जो है, मैं तो ये कहूंगा दिल्ली का किसान अपने एक मार्केट तो है उसके पास, अगर वो बनाना चाहे तो। खाने वाले बहुत है, उगाने वाले कम है। बाकी दिल्ली के किसान के पास कोई सुविधा नहीं है। जी। और अगर अन्य बात की जाए कि प्याज निर्यात पर सियासत कितनी हो रही है, क्योंकि जैसा कि हमारा इस लाइव का विषय ही यही है कि प्याज निर्यात पर कितनी सियासत, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 3 चरण में बीत चुका है। दिल्ली में हम बैठे हैं, पंजाब हरियाणा बिल्कुल सटा हुआ है। अगर बात करें बॉर्डर के बाद, एक बॉर्डर क्रॉस करें दूसरा बॉर्डर क्रॉस करें तो पंजाब और हरियाणा लगता है। तो तमाम जगह विरोध हो रहा है पार्टी का, जो इस समय चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम जो नेता हैं उनको गांव तक में एंट्री तक नहीं मिल रही। हरियाणा पंजाब की तो ये हालात हैं। तो क्या लगता है कि क्या कितनी सियासत हो रही है, क्योंकि बीते दिन हमने देखा किसान आंदोलन एक बार फिर से 100 दिन पूरे होने वाले, वो भी तेजी पे पकड़ रहा है। तो क्या लगता है कि इस पे भी कोई बातचीत होनी चाहिए, एमएसपी के अलावा प्याज पे या और अन्य फसलों पर भी बात होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम प्याज उगाते हैं या और भी कोई फसल उगाते हैं,
अब प्याज अगर महंगा हो जाता तो उसका प्रतिबंध लगा दिया, उस पे कंट्रोल कर दिया, लेकिन उसमें जब किसान मरता है, जब 5 रुपए किलो भी उसका मंडी में नहीं बिकता, उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता, तो उसकी एमएसपी हो तो कम से कम वो अपनी लॉसिंग तो पूरी कर सकता है। बाकी तो मैं तो कहता हूँ कि लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, एमएसपी ही क्यों, जब और भी जब सब लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए। मैं तो एमएसपी पे भी उससे जो है संतुष्ट नहीं हूँ। और प्याज को लेकर अगर कोई बात कहना चाहे देश के किसानों से या उन किसानों से, जैसा आप बता रहे हैं कि लगातार जो मांग तो है प्याज की वो तो बढ़ रही है, विदेशों में बढ़ रही है, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है, तो सरकार को और किसान को किस ओर ध्यान देना चाहिए? आपके अनुभव के अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने जो है अच्छी गुणवत्ता के बीजों पे ध्यान देना चाहिए, उसकी तकनीक है, जैसे अब की बार मैंने सीधी बिजाई की थी, उसके अच्छे रिजल्ट मेरे को मिले, तो मेरे पास कृषि विज्ञान केंद्र से आए थे, उनको भी मैंने वो बताई तकनीक, उसमें लेबर का भी खर्चा कम होता है और उसकी पैदावार भी अच्छी हुई, और उसमें आप सह फसल भी ले सकते हैं, बेड पे अगर लगाते हैं तो बीच में गन्ना वगैरह और चीज़ भी कर सकते हो। इसका ये भी है, और उसके साथ साथ मैं किसानों से यही कहूँगा, सबसे पहले हमने बीज पे अच्छा बीज, फिर उसकी नर्सरी, नर्सरी में 50% खेती हो जाती है। कई बार किसान जो नर्सरी पे ध्यान नहीं देता, जो बाद में चल के उसको उसकी वो मतलब जो खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो नर्सरी अच्छी गुणवत्ता की हो, बीज अच्छी क्वालिटी का हो, तभी कोई बात आगे बढ़ेगी। जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत आभार। अगर हम अपने दर्शकों को दिखा पाएँ कि सत्यवान जी का जो फार्म है, किस तरीके से वहाँ पर प्याज स्टोर होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो लेबर है वो प्याज खेत से लेकर आती है और इस तरीके से यहाँ पर ग्रेडिंग होती है, कट्टों में इसको भरा जाता है। फिर यहाँ पर स्टोर पुरानी तकनीक से, जो पहले से ट्रेडिशनल तरीका है, उस तरीके से यहाँ पर प्याज स्टोर की जाती है। तो आप ये देख पाएँगे, और प्याज से जुड़ी कोई भी अगर बातचीत आप जानना चाहते हैं, कोई भी आपकी जिज्ञासा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सत्यवान जी के साथ हम और भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे दर्शक जान पाएँ कि प्याज की खेती कैसे और किस मौसम में होती है, किन-किन चीज़ों का इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप हमारे साथ इस लाइव चर्चा में जुड़े, आपका बहुत-बहुत आभार। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी ताज़ा अपडेट मिलती रहें।